देखिए, प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी हुई कहानी दो बैलों की कथा। इस कहानी के बारे में पढ़ रहे थे और कहानी का काफ़ी कुछ अंश हमने पढ़ा। इसमें विशेष तौर से दो बैलों को मुख्य पात्र के रूप में रखा गया और उन्हीं पर यह कहानी पूरी रची गई। दो बैलों की विशेषताएं और उनके माध्यम से बहुत सारी आपको सीख दी है, आपको संदेश दिए हैं। और आज जो उसका अगला अंश है, जहाँ तक हमने कल पढ़ा था, पेज संख्या 10 को हम पढ़ चुके थे, पृष्ठ संख्या 10 को। इसके बाद अगला पृष्ठ संख्या 11 से हम इस कहानी को आज पढ़ना शुरू करेंगे। पिछले अंश में हमने पढ़ा कि गया के वहां से दोनों बैल भागकर आ गए। उसके बाद गया वापस आया और आके उन बैलों को ले गया। अब की बार ले जाने के बाद उसका व्यवहार पूरी तरह से और बदल गया था और उसने उन दोनों बैलों को बुरी तरह से पीटा, बुरी तरह से उनसे काम लिया। और उन दोनों बैलों के मन में भी हालांकि विद्रोह की भावना थी, गुस्सा जरूर था, लेकिन हीरा जरूर थोड़ा सा सहनशील था। उसने मोती को समझाया कि हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। दोनों बैल वहां रह रहे थे, एक दो दिन बीते थे, उन्हें सूखा भूसा दिया गया, उनका हर तरह से अपमान किया गया। लेकिन इसी बीच उन्होंने देखा कि एक लड़की, वहां रहने वाली एक छोटी सी लड़की, जिसने उन्हें रोटियां खिलाई। तो उनको लगा कि यहाँ भी देखो कोई न कोई सज्जन का वास जरूर है। अब देखिए कहानी में आगे पढ़ते हैं, आगे क्या होता है। अब लड़की जो उनसे आत्मीयता रखती थी, उसका भी आपने कारण पढ़ा। क्यों आत्मीयता रखती थी? क्योंकि उसकी माँ मर चुकी थी और उसके बाद उसके पिता ने दूसरी शादी की। तो जो उसकी सौतेली माँ आई, वह उसे पीटती थी, बहुत ज़्यादा काम करवाती थी उससे और बहुत ज़्यादा पिटाई भी करती थी। इस वजह से उन दोनों बैलों की स्थिति की अपनी स्थिति से समानता होने की वजह से वह बच्ची उन बैलों से प्रेम करने लगी, लगाव हो गया उन बैलों से। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते। अब देखिए रोजाना का क्या क्रम हो गया उन बैलों के साथ में। दोनों दिन भर जोते जाते, दोनों से दिन भर हल जोता जाता, हल चलाया जाता खेत में, डंडे भी पड़ते और दोनों कभी कभी अड़ते भी, चलते भी नहीं, कई बार जिद कर लेते। शाम को थान पर बांध दिए जाते। शाम को उनका जो स्थान था जहाँ पर पशुओं को बांधा जाता है, वहां बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती और रात को वही बालिका आती, चुपके से 2 रोटियां देती, खिला जाती उनको। रोजाना का एक नित्य क्रम हो गया वह। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी। हालांकि बरकत शब्द का जो शुद्ध अर्थ होता है वह तो होता है वृद्धि, बढ़ोतरी। लेकिन यहां हम दूसरा अर्थ लेंगे विशेषता। तो प्रेम के इस प्रसाद की ही यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी, केवल 2-3 बार मुंह भरते, सूखा भूसा खाते और उस सूखे भूसे को खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे। दुर्बल का मतलब होता है कमजोर। दोनों कमजोर ना होते। दुर्बल का विलोम शब्द क्या होता है? सबल। मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। अब देखिए, हालांकि दोनों को सूखा भूसा मिलता, थोड़ा सा खाते, फिर भी कमजोर नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि उस बच्ची के द्वारा जो प्रेम पूर्ण रूप से 2 जो रोटियां खिलाई जाती थी, उन 2 रोटियों की ही बरकत थी, उस प्रसाद की ही बरकत थी कि वह कभी दुर्बल नहीं हुए।
मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। दोनों के मन में उस गया के प्रति विद्रोह की भावना थी कि नहीं, इसको हमें किसी न किसी तरह से मजा चकाना है, हमारे प्रति ये बहुत ज्यादा गलत कर रहा है। दोनों के मन की भावना बदली हुई सी थी। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा। मोती ने एक दिन पूरी तरह से परेशान हो गया तो अपनी उस मूक भाषा में, मौन भाषा में कहा, मोती ने कहा कि अब तो नहीं सहा जाता हीरा, अब तो हम मुझसे सहन नहीं होता। हीरा ने कहा, क्या करना चाहते हो? प्रश्न किया तो मोती ने कहा, एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा, एक आध जो सामने आएंगे उनको सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा। तो हीरा ने समझाया, लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती हैं उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है, यह बेचारी अनाथ न हो जाएगी। हीरा ने समझाया कि तू एक आध को उठा के सींगों पे उठा के फेंक तो देगा, लेकिन जानते हो वह जो प्यारी सी लड़की आती है जो हमें रोटियां खिला के जाती है उसी की लड़की है, उसी मालिक की लड़की है, जो इस घर का मालिक है ना, उसी की बच्ची है वह, और यह बेचारी अनाथ न हो जाएगी। अनाथ जिसके माता पिता जीवित ना हो। अनाथ किसको बोलते हैं? अनाथ जिसके माता पिता जीवित न हो। और इसी का विलोम शब्द होता है सनाथ। अनाथ का विलोम शब्द होता है सनाथ। जिसके माता पिता जीवित हों वह सनाथ होता है, और जिसके माता पिता जीवित न हो वह अनाथ होता है। तो उसने समझाया कि देखो ये बेचारी अनाथ हो जाएगी। तो मोती ने कहा, तो मालकिन को ना फेंक दूं, वही तो उस लड़की को मारती है। मोती ने कहा कि ठीक है, फिर ये लड़की हमें इतनी प्रिय है, इतनी रोटियां देके जाती है, तो कम से कम इसका तो कष्ट काटा जाए, इसको तो दुख से मुक्ति दिलाई जाए। मालकिन को फेंक दूं, वही तो उस लड़की को मारती है। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह बोले जाते हो। तो हीरा ने समझाया, अब देखो पशु होकर उसके मन की भावना, उसकी जो सिद्धांत की बात विशेष ध्यान देने लगी के बाद तो उसने क्या कहा, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूले जाते हो। ये एक सिद्धांत है, ध्यान रखना चाहिए कि हम मर्द हैं, हम पुल्लिंग हैं, और औरत जात पर हम सींग चलाएं तो ये तो मना नहीं है क्या? वर्जित है ना। औरत जात पर सींग थोड़ी चलाते हैं, उसको थोड़ी मारा जाता है। इस बात को कैसे भूल जाते हो तुम? तो मोती ने कहा, तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते, तुम तो हर बात में कोई न कोई बीच में बात घुसाई देते हो, कहते हो कि नहीं ऐसा भी सही नहीं होगा, इसी तरह से उचित नहीं रहेगा। तो फिर कैसे निकलेंगे हम, बताओ? तोड़ाकर भाग चले? और मोती ने अंतिम अपना फैसला सुनाया कि क्या ऐसा करें, फिर तोड़ाकर भाग चले, और तो कोई चारा लगता नहीं है। तो हीरा ने कहा, हाँ यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? अब दोनों आपस में मौन भाषा में बात कर रहे हैं, एक दूसरे को समझा रहे हैं। तो हीरा ने कहा, ठीक है, मैं आपकी इस बात का समर्थन कर लेता हूँ कि हम भाग चलें, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? कैसे तोड़ेंगे हम इसको? मोती ने कहा, इसका एक उपाय है। हीरा ने कहा, बताओ? पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो और फिर एक झटके से जाती है। तो उसने समझाया, हालांकि देखो यहाँ जो चिन्हों का प्रयोग किया गया पूरे वाक्यों में, ये गलत रूप से प्रयोग किया गया है। सब जगह पूरे पाठ में हमने जो देखा, इसमें दोहरे उद्धरण चिन्ह आने चाहिए, दोहरे उद्धरण चिन्ह आने चाहिए सब जगह। पूरा जो वाक्य होता है, वाक्य दोहरे उद्धरण चिन्ह के अंदर बंद होता है, जबकि यहाँ एकल उद्धरण चिन्ह, इकहरे उद्धरण चिन्ह दिए गए हैं। तो उसने कहा, बात को मान लिया, तो उसने उपाय बताया कि देखो रस्सी को थोड़ा पहले चबा लेते हैं और उसके बाद में एक झटके में रस्सी चली जाएगी। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे। अब जब रात को बालिका रोटियां खिलाकर उन्हें चली गई, तब दोनों रस्सियों को चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। लेकिन रस्सी इतनी मोटी थी कि उनके मुंह में भी नहीं आ रही थी, चबाएं तो चबाएं कैसे? बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। हालांकि उनका आज का पूरा ऐसा प्रयास था कि आज किसी न किसी तरह से इन रस्सियों को तोड़कर
भाग छूटना है, लेकिन रस्सियां इतनी बड़ी कि मुंह में नहीं आ रही थी। सहसा, अचानक, सहसा का मतलब होता है अचानक। अचानक, एकाएक, एकाएक भी कहते हैं, यकायक भी कहते हैं। अचानक घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। घर का द्वार खुला, जो रोटियां खिला के चली गई थी बालिका, और रोजाना वापस नहीं आती थी रोटियां खिलाने के बाद में, लेकिन आज क्या हुआ, अचानक वह लड़की बाहर निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। उनके पास आ गई तो दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। मतलब पशु जो प्रेम प्रदर्शित करता है तो इस तरह की हरकतें यहाँ करता है। दोनों की पूंछें खड़ी हो गईं। उसने उनके माथे से हिलाए और बोली, खोले देती हूँ। छोटी सी बच्ची, लेकिन उन दोनों बैलों की पीड़ा उससे सहन नहीं हुई। क्यों? कहा जाता जिसके पैर ना फटी बिवाही वो क्या जाने पीर पराई। लेकिन यहाँ तो बिवाही फटी हुई थी उसी के पैर में, क्योंकि वह भी वही अत्याचार भोग रही थी, सहन कर रही थी। इसलिए उसे लगा कि नहीं भाई, मैं इस अत्याचार से मुक्ति नहीं पा सकती हूँ या नहीं पा सकती हूँ वो अलग बात, लेकिन मैं इनका उद्धार जरूर कर सकती हूँ। तो एक छोटी सी बच्ची के मन में भी देखो कितने अच्छे भाव। वह आई, उससे सहन नहीं हुआ उन दोनों का इस तरह से पीड़ा में रहना, और उसने उन दोनों को कहा कि चलो खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। और वह बच्ची क्यों आई थी? क्योंकि उसने घर में चर्चा सुनी थी कि इन दोनों बैलों के नाकों में नाथ डाल दी जाए। नकेल, नाक में नकेल डाली जाती है जिससे कि उन पर नियंत्रण रखना आसान हो जाए। नाकों को छेद करके उसमें नकेल डाली जाती है। तो नाथ डालने की बात थी, तो उसने सलाह घर में सुनी, तो उसको लगा कि आज रात को क्यों न मैं इन बैलों को खोल दूं। तो वह इसलिए आई कि आगे तुम्हें लोग मार डालेंगे, इसलिए मैं तुम्हें खोले देती हूँ, भाग जाओ। उसने गराव खोल दिया। गराव, बैलों के गले में एक फुंदेदार रस्सी जो डाली जाती है पशुओं के गले में, उसको बोलते हैं गराव। उसने गराव खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे, गए नहीं। हालांकि उसने आजाद कर दिया, आजादी ही चाहते थे। अभी तो रस्सी तोड़कर निकलना चाहते थे, लेकिन खोल दिया गया, फिर भी नहीं, वहां से नहीं हिले, नहीं, चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा जो पहले कह रहा था, स्वीकार कर रहा था कि हाँ हम तुड़ाकर तो चले जा सकते हैं, और अब जब खुले हैं तो भी वो खड़ा है। मोती समझ नहीं पाया, उसने कहा अब क्यों नहीं चलते, दिक्कत क्या है? हीरा ने कहा चलें तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी। ये मुसीबत किस पर आएगी? इस अनाथ पर आएगी। इस लड़की को पीटेंगे, और इसको पिटवाना हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये हमसे इतना प्रेम करती है, हमसे इतना लगाव, और हमें कष्ट में नहीं देखना चाहती। और आज हम अपने स्वार्थ की वजह से इसको मरवा दें, इसको पिटवा दें, ऐसा तो हम नहीं कर सकते। इतने स्वार्थी भी नहीं हुए अभी हम। सब इसी पर संदेह करेंगे। शक किस पर करेंगे? इसी लड़की पर। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। अब उस लड़की ने भी समझ लिया कि ये वास्तव में इस वजह से नहीं जा रहे हैं। तो उसने क्या किया, उनको खोल तो दिया पहले ही। अब वो चिल्लाने लगी कि लोगों को यूं लगे कि नहीं इसने खोला नहीं है, जबकि इसने तो देखा है कि वो दोनों बैल तोड़ाकर भाग रहे हैं। तो उसने कहा दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। और दादा देखो बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला, और वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने पीछा किया तो और तेज दौड़े। क्यों? क्योंकि अब तो उन्हें लगे हाँ आज तो हमें हर हालत में भागना है, पकड़ में नहीं आना है। और तेज हुए, पूरी शक्ति लगाई। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए वापस लौटा चला गया। फिर दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। और इतने दौड़े रात्रि में कि उन्हें पता ही नहीं चला कि हम किस मार्ग पर चल रहे हैं, कौन सा गांव आगे आएगा। अपना रास्ता भूल गए, दौड़ने में ही लगे रहे, और मार्ग का ज्ञान नहीं रहा, रास्ते का पता नहीं रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे, जो मार्ग उनका परिचित मार्ग था, जिससे वे 2 बार आ चुके थे, जिस रास्ते को वे जानते थे कि हमारे गांव जाता है, हमारे मालिक के गांव जाता है,
उसका यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा मालूम होता है राह भूल गए। अब नए नए गांव नए नए लोग दिखने लगे। दोनों और खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे अब दोनों कि अब क्या करना चाहिए। तो हीरा ने कहा मालूम होता है राह भूल गए। राह मार्ग रास्ता आपस में पर्याय शब्द है ना। राह इसी में आया हुआ एक शब्द है मार्ग, रास्ता, पथ, ये सारे पर्याय शब्द है आपस में। उसने कहा राह भूल गए। तो मोती ने कहा तुम भी बेतहासा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। तो कहा कि तुम ही इस तरह से भागे थे, अगर उनको वहीं मार गिराते तो आराम से अपना रास्ता पकड़ देते। तो हीरा ने कहा उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती। अब देखिए कितना समझदार, कितनी समझदारी के बाद एक पशु होकर भी। तो कहा कि उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती। वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें। भाई उसने अपना धर्म छोड़ दिया, इंसान होकर वह हमारे साथ इस तरह का बर्ताव करता था, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। रह रहकर आहट ले लेते थे, कोई आता तो नहीं है। अब जो जिस खेत में खड़े थे उस खेत में मटर थी, मटर की फसल थी, तो मटर खड़ी थी, चरने लगे दोनों। रह रहकर आहट भी ले लेते थे, इधर उधर देख भी लेते थे, कोई आ तो नहीं रहा है। जब पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। और जब पेट भरा, काफी दिनों बाद पेट भरा, क्योंकि उसने गया ने कभी उन्हें सही तरीके से खाना दिया ही नहीं था। अब जो ही पेट भरा तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे और आज़ाद भी थे, तो आज़ादी का भी थोड़ा सा जश्न मनाने लगे। पहले दोनों ने डकार ली खाने के बाद। ऐसी स्थिति जब तो पूरा पेट भर जाए तब एक गेस्ट निकलती है, उसको डकार। फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे, इधर उधर धक्का देने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहां तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, किसको, हीरा को। उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। अब दोनों आपस में मस्ती कर रहे थे, लेकिन मोती ने थोड़ा सा धक्का ज्यादा दिया, हीरा को खाई में गिरा दिया। तो हीरा को भी गुस्सा आया और संभल कर उठा, फिर मोती से फिर से मिल गया। तो मोती ने देखा खेल खेल में कहीं झगड़ा न हो जाए, इसलिए वह किनारे हट गया। समझदारी दिखाई और वह थोड़ा सा किनारे हो गया, लड़ाई थोड़ी सी छोड़ दी। देखिए कहानी का हालांकि अगला अंश बाकी है, अभी कुछ अंश और पढ़ने हैं। अभी सिर्फ 2 अंश पूरे हुए हैं, लेकिन आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। आगे का जो अंश है कहानी का, आगे के जो दृश्य हैं उनको हम अगले भाग में, अगले वीडियो में देख पाएंगे आप। आज के लिए बस इतना ही। जो शब्दार्थ बताए हैं उन्हें गीतकारी के रूप में करना है। अलग अलग दिनांक के साथ जब भी शब्दार्थ बताए जाते हैं उसी दिनांक के साथ में उनको करना है। और इसके बाद कुछ प्रश्नोत्तर भी दे रहा हूं जिनको आप देखेंगे। छठा प्रश्न, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। प्रेमचंद, अब लेखक अपने मन के भाव ही लिखता है, कहानी तो एक कल्पना मात्र है, उसने एक मनगढ़ंत पात्र रचे हैं, लेकिन थी तो लेखक के मन की बात। तो लेखक के मन में स्त्रियों के प्रति क्या भावना है, क्या दृष्टिकोण है, क्या नजरिया है, वह स्पष्ट होता है। तो क्या ऐसा स्पष्ट होता है नजरिया, कैसी भावना रही होगी लेखक की स्त्रियों के प्रति, तभी उन्होंने अपनी इस कहानी के पात्र हीरा से कहलवाया कि औरत जात पर सींग चलाना मना है। तो इसका जवाब आपको देना है। बस आज के लिए सिर्फ एक प्रश्न है, और जो मैंने शब्दार्थ बताए हुए हैं, शब्दार्थों को याद भी करना है, सुंदर लिखावट में लिखना भी है। आज के लिए बस इतना ही।